लेसन में सभी का स्वागत है। विश्व इतिहास श्रृंखला की आज शुरुआत है और आज हम देखेंगे अमेरिकन क्रांति को। अमेरिका क्रांति से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसमें आपको अमेरिका क्रांति से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न मिलेगा, हर एक पहलू से। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि ने वर्ष 1783 में अमेरिकी क्रांति के युद्ध की समाप्ति को तय किया? 1783 में एक संधि होती है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, और उस संधि से अमेरिकी क्रांति का जो संपूर्ण युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी इंग्लैंड जो है अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे देता है इस संधि के साथ। वो संधि होती है पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा पहली बार अमेरिकी क्रांति के दौरान कहाँ उठाया गया था? बोस्टन चाय पार्टी, फिलाडेल्फिया कांग्रेस, मैसाचुसेट्स विधानसभा, एक से अधिक कोई नहीं। ये नारा पहली बार जो है वो मैसाचुसेट्स विधानसभा में उठाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिकी क्रांति का कारण नहीं था? कर कानून, बोस्टन में विरोध, वाशिंगटन नाकाबंदी, एक से अधिक या कोई नहीं। वाशिंगटन में नाकाबंदी ऐसी कोई कारण नहीं था अमेरिकी क्रांति का। टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। बोस्टन में जो टी पार्टी विरोध होता है, बोस्टन का जो सबसे तगड़ा विरोध होता है बोस्टन टी पार्टी 1773 में, उसकी वजह से अमेरिकी क्रांति हुई रहती है। प्रश्न है कि 1775 में अमेरिकी क्रांति की पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी, जब 1000 ब्रिटिश सैनिक औपनिवेशिक मिलिशिया से मिले थे। 1775 में अमेरिकी क्रांति की पहली लड़ाई होती है जहाँ पर 1000 ब्रिटिश सैनिक जो है वो औपनिवेशिक जो सेना होती है, अमेरिकी उपनिवेशों की जो सेना होती है उससे मिलती है और वहाँ पर लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती है लेक्सिंगटन में। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, एक से अधिक कोई नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय होती है। सप्तवर्षीय युद्ध के समय भारत में कर्नाटक युद्ध चल रहा होता है। ये युद्ध होता है 1756 से 1763 के बीच में, और अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में इसे जाना जाता है फ्रेंच इंडियन वॉर के तौर पे। अगला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिका का था, इसको तैयार करने वाले थे थॉमस जेफरसन। बेसिकली एक कॉमन कमेटी ऑफ फाइव्स होती है, उसके मेंबर होते हैं, मेन मेंबर ये होते हैं उसमें, और इनकी कहने पर, इनके तरीके से मसौदे के तैयार किया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता का। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का चीफ कमांडर बनाया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का चीफ कमांडर कब बनाया गया था? ये 1775 में जो दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस होती है, गठित जो होती है, उसमें इनको चीफ कमांडर घोषित कर दिया जाता है अमेरिकी उपनिवेशों का। 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी इसी दिन, और इसी वजह से 4 जुलाई को हर साल अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है। अमेरिकी क्रांति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अमेरिकी क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्रांति 7 वर्ष के युद्ध में इंग्लैंड के हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष परिणाम थी। सही है। ब्रिटिश संसद में अमेरिकियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ये भी सही बात है। जो इसमें गलत है वो थर्ड होगा, सभी 13 उपनिवेशों ने न्यूयॉर्क में स्टाम्प अधिनियम कांग्रेस में भाग लिया था। सभी 13 लोगों ने नहीं लिया था, कुछ ने लिया था, कुछ उपनिवेशों ने नहीं लिया था उसमें भाग। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अधिकार उल्लिखित है? जीवन, स्वतंत्रता,
खुशी का इच्छा, बंधुत्व। इसमें से जो शामिल हैं इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो 1, 2 और 3 यानी जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की इच्छा शामिल है, यानी 1, 2, 3 होगा। बंधुत्व जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 में कॉन्फेडरेट राज्यों का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ जो था वो रॉबर्ट ई ली हुआ करता था, जो कि कमेटी ऑफ फाइव्स का भी सदस्य था। प्रिंसटन की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? प्रिंसटन की लड़ाई जो है ये न्यू जर्सी में हुई थी। 3 जनवरी 1777 को ये लड़ाई हुई थी और इसमें जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में कॉन्टिनेंटल आर्मी के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश टुकड़ी को नस्ते नाबूद कर दिया था इन लोगों ने। अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 को अन्य क्या नाम दिया गया था? अमेरिकी राजस्व अधिनियम 1764 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित हुई थी, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं शुगर एक्ट। ये बेसिकली राजस्व बढ़ाने का अधिनियम था। इस अधिनियम को 5 अप्रैल को पारित किया गया था आधिकारिक तौर पे, 5 अप्रैल को। घोषणा पत्र में जेफरसन ने यह तर्क दिया कि सरकार को तभी उखाड़ फेंकना चाहिए जब वह अपने लोगों के हित में कार्य करने में बार बार विफल रहता है, अपने ही लोगों के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग करता है, जब वह लोगों पर अनुचित कर लगाता है, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जेफरसन का हिसाब से जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें ये कहते हैं कि सरकार को तभी उखाड़ फेंकना चाहिए जब वह अपने लोगों के हित में कार्य करने में बार बार विफल होता है। मतलब वो सरकार जो है वो निकम्मी है, उसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं, उस सरकार को बदल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, जेफरसन ने घोषणा पत्र में तर्क दिया कि सरकारें अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। सरकारें जो अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं जेफरसन के हिसाब से वो लोगों से प्राप्त करती हैं। 1777 का साराटोगा युद्ध क्रांतिकारी युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों था? क्योंकि इसने फ्रांसीसियों को ब्रिटेन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन करने के लिए राजी कर लिया था। साराटोगा के युद्ध के बाद अमेरिकी उपनिवेशों के सेना के साथ में फ्रांसीसी सेना की भी एक टुकड़ी लड़ रही होती है लफायते के नेतृत्व में। फ्रांसीसी सेना का लीडर कौन होता है? वो होता है लफायते। क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत में अमेरिकियों को किससे मौन समर्थन प्राप्त हुआ था? शुरू में अमेरिकियों की जो उपनिवेशिक सेना थी या उपनिवेशिक जो क्रांतिकारी थे उनको स्पेन का मौन समर्थन मिला हुआ था। बाद में खुल के जो समर्थन मिलता है वो फ्रांसीसियों का मिलता है। ये शामिल हो जाते हैं युद्ध में अमेरिकियों के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज यह विश्वास व्यक्त करता है कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं कि उन्हें उनके निर्माता द्वारा कुछ अविभाज्य अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज शामिल है? ये दस्तावेज जिसमें ये जिक्र है वो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिका की। थॉमस पेन की 1776 की पुस्तिका कॉमन सेंस ने क्या किया है? यहाँ पर होगा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ उपनिवेशवादियों को एकजुट किया इसने। उन्होंने दावा किया कॉमन सेंस में कि एक छोटे से देश का एक बड़े देश पर प्रभुत्व जमाना अस्वाभाविक है, क्योंकि ब्रिटेन जो है बहुत छोटा देश था और अमेरिका बहुत बड़ा देश था। अमेरिकियों को तुरंत विद्रोह करने और एक गणतांत्रिक सरकार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। इसी वजह से कॉमन सेंस के बारे में ये सभी सही होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका की क्रांति काफ़ी लंबी चली, लेकिन संविधान जो इसमें लागू हुआ 1789 में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे?
अमेरिका में सबसे पहले जिस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे वो था स्पेन। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ये नारा सबसे पहले मैसाचुसेट्स विधानसभा में उठा था और इसको देने वाले थे सैमुअल एडम्स। स्टैंप एक्ट किसने लगाया था? स्टैंप एक्ट जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लगाया था वो थे ग्रेनविले, जिन्हें ग्रेनविल भी कहा जाता है। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून जो थे ये लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे और लॉर्ड नॉर्थ के तरीकों से ही, इसके कानूनों की वजह से ही बोस्टन की घटना होती है। स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी क्रांति में ही स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था बनाई गई। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की थी? ये की थी कोलंबस ने। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? ये सवाल पूछा जाता है। ये था जेनेवा का। किस देश की तरफ से गया था ये ढूंढने? स्पेन की तरफ से। ये भारत के लिए निकला था, ये पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका का जो नाम रखा गया है ये एक व्यक्ति हुआ करते थे, अमेरिगो वेस्पुच्ची करके। इनके नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का जो सेनापति था, जो आगे चल के राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का पहला, वो था वाशिंगटन। और वाशिंगटन को ही अमेरिकी फ्रीडम फाइट जो होती है उसका नायक माना जाता है। नेविगेशन एक्ट जो है, नौवाहन अधिनियम, ये कब पास हुआ था? नेविगेशन एक्ट आया था 1651 में, जिसे कभी कहीं कहीं पर नौचालन अधिनियम भी हिंदी में कहते हैं। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का सम्मेलन, जहाँ पर कि 13 उपनिवेशों ने भाग लिया था, ये हुआ था 4 जुलाई 1776 में। और दूसरा जो कॉन्फ्रेंस होता है इसका, इसी में 1775 में जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बनाया जाता है, चीफ कमांडर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि उपनिवेशों की सहायता करने वाला लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना थी, यानी फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की सहायता की थी। और इसकी वजह से जब फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे का कर्ज चढ़ जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, बोस्टन टी पार्टी घटना होती है और इस घटना के बाद 1773 में घटना होती है। और इस घटना के बाद अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में 1857 की क्रांति के दौरान में बैरकपुर की घटना होती है, उसके बाद तेज़ी से घटनाएँ शुरू हो जाती हैं, ठीक वही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में होता है। बोस्टन टी पार्टी घटना होती है, उसके बाद ये बहुत तत्कालिक कारण था, इसके बाद क्रांति शुरू हो जाती है। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, अभी हमने पढ़ा। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? हमने पढ़ा अभी, थॉमस पेन ने की थी। और थॉमस पेन की एक और रचना थी जिसको कहते हैं राइट्स ऑफ मैन। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि अगली वीडियो का इस श्रृंखला में अगर कोई वीडियो आती है, अगली वीडियो फ्रांसीसी क्रांति आएगी, फिर रशियन रिवॉल्यूशन आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए, कहीं भी अगर क्रांति होती है तो क्रांति करने वाला हमेशा होता है मध्यम वर्ग, क्योंकि अमीर जो हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है और जो गरीब हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो क्रांति कर सकें। मध्यम वर्ग वो है जो सबसे ज़्यादा पिसता है और वही क्रांति हर जगह करता है, हर देश में, यानी मध्यम वर्ग यहाँ पर भी सही होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस?
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि जिनेवा का निवासी था ये। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी? दूसरी कांग्रेस कब हुई थी? 1776 में हुई थी। प्रथम कब हुई थी सम्मेलन जो होता है? ये हुआ था 1774 में। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड के कुल 13 उपनिवेश थे, जिसमें से कि पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, मैसाचुसेट्स हो गया, मैरीलैंड हो गया, वर्जीनिया हो गया, ऐसे एक दो और जो थे, कुल मिला के 13 उपनिवेश इंग्लैंड जो है, एक छोटा सा देश, उत्तरी अमेरिका में बनाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जब अमेरिकी क्रांति होती है तो उस टाइम इंग्लैंड का राजा जो था वो जॉर्ज तृतीय था। ये तानाशाही प्रवृत्ति का आदमी था। स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टॉम्प एक्ट आता है 22 मार्च 1765 में। स्टॉम्प एक्ट बेसिकली कागज़ पर ये कर लगता है। कहीं भी अगर आप कागज़ का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या कहीं पर लीगल पेपर हो, कहीं पर भी अखबार हो, हर जगह 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना कंपलसरी था। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? क्यूबेक एक्ट बेसिकली सरकार को, जो सरकार वहाँ पर कार्य कर रही थी कनाडा में, ये कनाडा में पारित हुआ था। ब्रिटेन ने पारित किया था, ब्रिटिश सरकार ने। ये बेसिकली सरकार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सरकार के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान रखने के लिए, उस पर और नकेल कसने के लिए क्यूबेक एक्ट ब्रिटिश सरकार ने पास किया था कनाडा के लिए। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है? आयरिश फ्री स्टेट जो है ये सन 1922 से 1937 तक ये आयरलैंड के लिए प्रयोग किया गया था। ये शब्द बाद में आयरलैंड एक गणराज्य बन जाता है। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? नई दुनिया ये कहते हैं अमेरिका को, न्यू वर्ल्ड, क्योंकि सबसे महासागरों को पार करने के बाद एकदम से अलग ही छोर पर अमेरिका की खोज होती है, इसलिए इसको नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड कहते हैं इसको। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था अमेरिकी क्रांति के दौरान। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? 1782 में ब्रिटिश सरकार ने आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान दे दिया था, ठीक अमेरिकन क्रांति के दौरान, अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करने से ठीक पहले। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिकी उपनिवेशों में जो प्रशासन चलता था उसका प्रधान एक ब्रिटिश गवर्नर हुआ करता था, जैसे भारत में गवर्नर होते थे वैसे ही। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना जेफरसन था, ना हैमिल्टन, ना लिंकन। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये थे वाशिंगटन। बोस्टन की टी पार्टी घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी घटना जो है 1773 में हुई थी, 16 दिसंबर को। घटना ये रहती है कि ब्रिटेन से चाय का जहाज़ जाता है, चाय से लदा हुआ जहाज़ बोस्टन बंदरगाह पे खड़ा होता है, और अमेरिकी उपनिवेश के जो क्रांतिकारी थे वो एक नेटिव जो वहाँ के अमेरिकन थे, रेड इंडियन जिनको कहते थे, आदिवासी, उनमें से एक मोहाक ट्राइब था, मोहाक ट्राइब, मोहाक ट्राइब का वेशभूषा धर के जाते हैं और सारी जो चाय की पेटियाँ होती हैं इसको समुद्र में फेंक देते हैं। इसी को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। ये 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, या प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये सारे जो हैं, मतलब ये सारे जो नारे दिए गए थे ये अमेरिकी क्रांति के दौरान दिए गए थे। अलग अलग नामों से नारा मिल जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था?
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था लेक्सिंगटन में, और ये हुआ था 19 अप्रैल को। इसमें कहीं 19 अप्रैल नहीं दिख रहा है ना, इसको कर देते हैं। ये 19 अप्रैल 1775 में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा लेक्सिंगटन में हुआ था। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? इसमें से सभी हो सकते हैं। देखा जाए तो प्रजाति विभेद की नीति है, धार्मिक उत्पीड़न की नीति है, व्यक्तिगत शासन की नीति है। लेकिन जॉर्ज तृतीय जो है वो बहुत निरंकुश टाइप का आदमी था। प्रजाति विभेद नहीं था, धार्मिक उत्पीड़न कहीं पर नहीं था अमेरिका में। व्यक्तिगत शासन की जिसकी नीति थी, यानी कि जो बहुत निरंकुश टाइप का ये आदमी था, तानाशाही प्रवृत्ति का, इस वजह से उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा, क्योंकि उनकी शिकायतों पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? देखिए, अमेरिकी जो उपनिवेशवासी थे वो प्यूरिटन संप्रदाय के थे, और ब्रिटिशवासी जो थे ये थे एंग्लिकन के, ब्रिटिश थे ये। अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? अमेरिका में सबसे पहली जो अंग्रेज बस्ती बनी थी ये वर्जीनिया में बनी थी। नाम था इसका जेम्स टाउन। वर्जीनिया जो उपनिवेश था वहाँ पर, वर्जीनियन कॉलोनी में। अमेरिका के अंग्रेज बस्तियों में कौन सा मुख्य कृषि उत्पादन था? अमेरिका की जितनी भी अंग्रेज बस्तियाँ थी वहाँ सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था मेनली वो चीनी और तंबाकू का होता था। वह कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। फिलाडेल्फिया का जो पहला महाद्वीपीय कांग्रेस होता है 1774 में, इसमें 12 उपनिवेशवासी जो होते हैं, 12 उपनिवेश जो होते हैं वो भाग लेते हैं। जॉर्जिया वो उपनिवेश था जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में फिलाडेल्फिया के भाग नहीं लिया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कमेटी ऑफ 5 ने तैयार की थी। इस कमेटी में कौन शामिल था? देखिए, कमेटी ऑफ 5 ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा बनाई। इसमें से कौन शामिल था ये सवाल है। इसमें से एक से अधिक शामिल होंगे, क्योंकि रॉजर शर्मन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये दोनों लोग जो हैं कमेटी ऑफ 5 में शामिल थे। इनके अलावा अगर आप देखें तो इसमें से जो जेफरसन थे वो तो रहेंगे, क्योंकि जेफरसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ही नाम आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर। फ्रैंकलिन और शर्मन थे। इनके अलावा लिविंगस्टन करके एक आदमी थे, ये लिविंगस्टन, रॉबर्ट लिविंगस्टन, और एक थे जो कि पेंसिल्वेनिया से बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, थॉमस जेफरसन वर्जीनिया से हो गए, न्यूयॉर्क से लिविंगस्टन हो गए, कनेक्टिकट से रॉजर शर्मन हो गए, और एक जो बचते हैं वो हैं मैसाचुसेट्स से थे। मैसाचुसेट्स जो विधान वहाँ पे उपनिवेश था उससे थे जॉन एडम्स। ये 5 लोग थे, जेफरसन, लिविंगस्टन, एडम्स, शर्मन और फ्रैंकलिन। कमेटी ऑफ 5 में मेन थे जेफरसन, जिनका नाम डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में आता है। अमेरिकी सेना ने साराटोगा युद्ध में इंग्लैंड की सेना को कब परास्त किया था? साराटोगा का युद्ध 1777 में हुआ था, 1777 में। और ये युद्ध जो है ये 19 सितंबर और 7 अक्टूबर 2 दिन ये हुआ था, 2 टाइम पर। पहले 19 सितंबर को होता है 1777 में, उसके बाद 7 अक्टूबर 1777 को होता है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बोस्टन टी पार्टी हुई थी? लॉर्ड नॉर्थ। थोड़ी देर पहले हमने जब बोस्टन टी पार्टी हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था लॉर्ड नॉर्थ की जो नीतियाँ थीं, बहुत ज़्यादा कर लगाने का। उसके बाद जो चाय पार्टी वाला जो अमेरिकियों की जो उपनिवेश थे वहाँ पर चाय जो है वो भारत से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इस वजह से बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी। चाय की सारी पेटियाँ समुद्र में फेंक दी गई।
किस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के साथ इंग्लैंड की हार सुनिश्चित हो गई? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जो भारत में था, जिसने कि भारत में जो स्थायी बंदोबस्त ये लगाया था। उस टाइम ये कर्नाटक वार में जो शामिल था, मैसूर के साथ जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान वाला, उसमें भी ये शामिल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वहाँ पर अमेरिका के साथ भी ये युद्ध कर रहा था उसके कुछ समय पहले तक। इसका जो युद्ध करता है ये, और वाशिंगटन की सेना से ये हार जाता है। ये युद्ध होता है यॉर्कटाउन का युद्ध, जहाँ पर ये हार जाता है वाशिंगटन की सेना से। और ये युद्ध होता है 19 अक्टूबर 1781 को। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा हो, ये किसने कहा था? ये अमेरिकन राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। इनका कहना था कि जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है वो जनता की होती है, जनता के लिए होती है और जनता द्वारा चुनी जाती है। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार कब मिला? कैथोलिक आयरिश लोग जो थे, जो अमेरिका में रहते थे, उनको 1793 में मताधिकार मिला। 89 में संविधान बनता है, उसके 4 से 5 साल बाद इनको मताधिकार मिलता है अमेरिका में, कैथोलिक आयरिश लोगों को। ये थे अमेरिकन क्रांति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। पिछले पेपर में तो लगभग आधे से ज़्यादा हिस्ट्री का पेपर में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री से आए थे। अमेरिकन क्रांति उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ आ गई, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए होंगे। अगर कुछ छूट जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे फ्रांसीसी क्रांति के साथ में। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।